वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया था। पहले जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था तब उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में बताया। किसी ने प्लांट के बारे में बताया, किसी ने एनिमल्स के बारे में बताया और किसी ने प्रोक्रियोट्स, यूक्रियोट मीन्स इन सब से कौन कौन सी स्पीसीज़ बिलोंग करेंगे इन सब के बारे में भी बताया था। सबसे पहले आए थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को जो है फादर भी बोला जाता है। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या बताया था, इट वॉज अ साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन। इन्होंने नॉन साइंटिफिक नहीं, पूरी वेल प्रॉपर क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया था। प्लांट को क्लासीफाई किया था, कहा था कि कुछ प्लांट कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, ट्री होते हैं। फिर एनिमल को किया था कि कुछ के पास आरबीसी प्रेजेंट होती है और कुछ एनिमल के पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होती है। ये एनिमल के बेस पे क्लासीफाई किया था। तो अरिस्टोटल ने पूरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट और एनिमल पे। प्लांट पे उन्होंने बताया था कि प्लांट कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ट्री होते हैं। और एनिमल पे ये बताया था कि उस समय कुछ एनिमल के पास आरबीसी प्रेजेंट होती, कुछ एनिमल के पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी किसने की थी, लिनियस ने की थी। टू किंगडम साइंटिस्ट का नाम पेपर में पूछा जाता है और उस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी, किस चीज के बारे में बताया था, ये पूछा था। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। लिनियस ने प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में बताया था। उन्होंने प्लांटे पे ये बताया था कि उन्होंने बताया था कि उनके पास कुछ एल्गी होते हैं। प्लांट के अंदर रख दिया था एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म, फंगी, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इन सब को रख दिया था। बट उस समय ये नहीं देखा था इन सब में से कौन से प्रोक्रियोट्स होते हैं, कौन से यूक्रियोटिक होते हैं, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कौन फोटोसिंथेटिक होता है, कौन से यूनिसेलर होते हैं, कौन से मल्टीसेलर होते हैं। इन सब को बिना देखे हुए उन्होंने जो है प्लांटे के अंदर रख दिया था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंगी, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद उन्होंने एनिमेलिया के बारे में बताया था। एनिमेलिया के अंदर रख दिया था स्पॉन्ज, फ्लेटवर्म और एप्स, फिशेस, इन सब को रख दिया था। इन सब में कुछ देखा ही नहीं था कि सिमेट्री किसके पास कौन सी पाई जाती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता, कुछ भी नहीं देखा था। तो बिना कुछ देखे हुए उन्होंने देखा कि ये प्लांट से रिलेटेड कर रहा है तो उन्होंने प्लांट के ग्रुप में रख दिया, प्लांटे में रख दिया। जो देखा कि ये एनिमल से रिलेटेड है तो एनिमल के अंदर रख दिया, बिना किसी चीज को क्लासीफाई किए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ लिनियस। लिनियस का ड्रॉबैक क्या था। लिनियस ने प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में तो बताया था, उन्होंने क्लासिफाई करके ऑर्गेनिज्म को भी दोनों ग्रुप में रख दिया था, बट उन्होंने कोई भी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन नहीं किया था। मीन्स ये नहीं बताया था कि कौन से फोटोसिंथेटिक हैं, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। जैसे मन किया वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ रख दिया था। तो इनका ड्रॉबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत बार क्वेश्चन इनके ड्रॉबैक पे पूछा जा चुका है। अब इनका ड्रॉबैक क्या क्या था। प्रोक्रियोट्स केप्ट विथ यूक्रियोट, बिना देखे कि कौन सा प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया था। प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव सेल जिसके पास पुरानी सेल प्रेजेंट होती है, यूक्रियोटिक जिसके पास मॉडर्न सेल प्रेजेंट होती। तो बिना कुछ देखे दोनों को एक ही साथ रख दिया था। दूसरा ड्रॉबैक ये था ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक टुगेदर। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन्होंने ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक दोनों को एक साथ रख दिया था बिना कुछ क्लासीफाई किए। तीसरा ड्रॉबैक ये था फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक केप्ट टुगेदर। और कौन से प्लांट फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं, मीन्स कौन से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, कौन नहीं बना रहा है, ये कुछ भी बिना देखे उसको भी एक साथ रख दिया था। फिर इनका चौथा ड्रॉबैक ये था यूनिसेलर मल्टीसेलर केप्ट टुगेदर। यूनिसेलर का मतलब जिसके पास एक सेल प्रेजेंट होती, मल्टीसेलर मतलब जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता। ये कुछ बिना देखे उन्होंने यूनिसेलर मल्टीसेलर को भी एक साथ रख दिया था। तो लिनियस का 4 ड्रॉबैक था। कौन कौन सा था, इन्होंने प्रोक्रियोट, यूक्रियोट को एक साथ रख दिया था, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक को एक साथ रख दिया था, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक एक को साथ रख दिया था,
और यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी एक साथ रख दिया था। ये 4 ड्रॉबैक है लीनियस के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है एट दैट टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर सेल वॉल कंसीडर्ड। उस समय जब लीनियस का क्लासिफिकेशन आया था उस समय सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में बताया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि एट दैट टाइम उस समय जो है किस किस चीज के बारे में बताया था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में ही बताया गया था। उसके बाद है ये तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया जिसके बारे में लीनियस ने बताया था। उसके बाद है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। बुक में नहीं लिखा गया है साइंटिस्ट का नाम, बट नीट के पेपर में साइंटिस्ट का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए लिख लेना और याद कर लेना। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? प्लांटे था, प्रोटिस्टा था और एनिमेलिया था। ये 3 चीज के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, डायटम्स को और फंगी को। कोई भी मतलब क्लासिफिकेशन कुछ था ही नहीं, जरा सा कुछ भी देखा फीचर मैच कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को, एक साथ रख दिया। अब जैसे डॉग और कैट हो गया, या हम डॉग और लॉयन को ले ले, एक ही साथ नहीं रखेंगे, दोनों के फीचर में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अब हम जैसे रेप्टाइल को और एप्स को या हम एक साथ नहीं रख सकते, मीन्स बर्ड को और कोई भी रेप्टाइल्स उनको एक साथ नहीं रख सकते, उनका फीचर आपस में मैच ही नहीं करता। तो उस समय कोई भी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन नहीं था, जैसे साइंटिस्ट का मन हो रहा था वैसे ही ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखते जा रहे थे। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। The next is 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कोपलैंड ने बताया था। किसने बताया था? कोपलैंड ने बताया था। इन्होंने प्लांटे के बारे में बताया था, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, इन सब के बारे में तो बता ही दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, इसके पहले वाले वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, इन सबको प्रोटिस्टा में ही रख दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, एक मोनेरा ग्रुप बना दिया, उसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया इनको रख दिया। और इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया था प्रोटोजोआ और डायटम, और बोला था जितने भी प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलर यूक्रियोट्स। इसके बारे में जो है कोपलैंड ने बता दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में बिलोंग करेंगे, प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, वो कैसे होंगे, यूनिसेलर होने चाहिए और यूक्रियोटिक होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन सब साइंटिस्ट ने तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन दे दिया था, प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। हाँ, बस इतना था कि हाँ कुछ बता दिया था कि कुछ प्लांट और एनिमल ये सब नाम के कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं। तो प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका नाम था R.H. विटेकर। किसने दिया था? R.H. विटेकर। इसके पहले वाले ईयर में जो है नीट में R.H. विटेकर पूछा गया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो किसने दिया है? R.H. विटेकर ने दिया। किस ईयर में? 1969 में। इन्होंने मोनेरा के बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में बताया, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। और इस पांचों को ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रख दिया था, मीन्स एक किंगडम बना दिया कि मोनेरा के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्रोटिस्टा का बना दिया था कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन सी स्पीसीज आएंगी। उसके बाद बना दिया फंगी के अंदर कौन सी स्पीसीज आएंगी, फिर प्लांटे का अंदर बना दिया, फिर एनिमेलिया का। इन सब के फीचर्स भी दिए थे कि जो इस फीचर से बिलोंग करेगा, जिसके अंदर ये सारे फीचर प्रेजेंट होंगे, वही इन सब किंगडम से बिलोंग करेगा। तो उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बताया था, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड था इनका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर भी बेस्ड था। किसके ऊपर? सेल स्ट्रक्चर, मीन्स वो प्रोक्रियोटिक है कि यूक्रियोटिक है, इसके बारे में।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर, एक सेल से मिलकर बने हो कि बहुत सारी सेल से, जो बहुत सारी सेल से बने उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक होंगे उनको एक ग्रुप में रखा, यूकैरियोटिक होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। मीन्स सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ नहीं रखा जाएगा, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉपिक हैं कि हेटरोट्रॉपिक हैं कि सेप्रोफिटिक हैं कि उनके अंदर केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब के बारे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो एक साथ रहेंगे, हेटरोट्रॉपिक एक साथ, सेप्रोफिटिक एक साथ होंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक एक साथ होंगे। इस सब के बेस्ड पे भी इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक एंसेस्टर होता है। मीन्स जितने भी मैमल्स होते हैं उनका एंसेस्टर क्या है, मंकी है। तो वो जिनके भी एंसेस्टर मंकी हैं वो सब एक ग्रुप में आएंगे। इस तरीके से उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया था आर.एच. विटेकर का? आर.एच. विटेकर का क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर के बेस्ड पे बताया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देन लास्ट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बुक में तो बस 3 डोमेन करके नाम लिखा गया, बट ये नहीं लिखा गया है कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वॉल्स ने दिया था। इन्होंने 3 डोमेन के बारे में बताया था। क्या क्या था? एक आर्की था, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा था यूकैरिया। आर्की में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रख दिया था, जो कि जिसके पास बहुत ही हार्ड मीन्स कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। क्यों सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इसकी सेल वॉल जो होती है वो स्पेशल होती है, सबसे अलग होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो आर्की में आर्की बैक्टीरिया को रख दिया था। फिर यू बैक्टीरिया, जिसे बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट इज यूकैरिया। यूकैरिया में आएगा प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंगी और एनिमेलिया। बस हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि 3 डोमेन है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ने जो कार्ल वॉल्स थे इन्होंने जो है 3 डोमेन के बारे में बताया था। और वो 3 डोमेन कौन कौन से थे? आर्की, मोनेरा के अंदर एक्चुअली आता क्या है? ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने बताया। किस ईयर में बताया था? 1969 में बताया था। तो बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया जो होता है वो किससे बिलोंग करता है? कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम से। नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स, सबसे ज्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं मोनेरा में। अब इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है? कौन से प्लेस में ये सर्वाइव करते हैं? जैसे सॉइल में सर्वाइव करते, एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। मीन्स कॉस्मोपॉलिटिन होते हैं। मीन्स जो चीज हर जगह पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटिन। तो बैक्टीरिया तो हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एवरीवेयर, हर जगह सर्वाइव करते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटिन। मीन्स बैक्टीरिया हर कंडीशन में हर जगह सर्वाइव करता है, हर जगह पाया जाता है। और उसके बाद अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट इसका क्या है? जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एसिड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, और डीप सी में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर और शेप। क्या क्या होता है बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का शेप होता है जैसे कोकस, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। बैसिलस होता है, बैसिलस का स्ट्रक्चर इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। विब्रियो का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और स्पाइरलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो पेपर में जो है शेप के नाम पूछे जाते हैं, और जैसे कि दे दिया गया ये शेप बना दिया गया है या ये बना दिया है, ऐसे पूछा गया कि हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये शेप किसका है। जब हमें पता होगा कि ये सर्कल शेप का होगा तो वो कोकस होगा, इस तरीके का शेप होगा तो इसको स्पाइरलम कहेंगे। तो नाम याद कर लेना और शेप भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन शेप। सबसे ज्यादा कॉमन शेप मीन्स कॉमन शेप का बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा शेप का बैक्टीरिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? दैट इज बैसिलस। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस। देन नेक्स्ट इज कोकस। बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज कोकस। कोकस के पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कोकस के पास मीन्स अगर पूछा जाए
कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास जो है फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। तो क्या है, कोकस। कोकस के पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया हर जगह सरवाइव करता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है बट उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती है। न्यूट्रिशन को दो क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया गया है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, बट हेटरोट्रॉपिक ज़्यादा होते हैं ऑटोट्रॉपिक के कंपैरिजन में। हेटरोट्रॉपिक को क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप में, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइट। सेप्रोफिटिक का मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस, और कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। उसके बाद है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा, या तो फूड के पर्पस के लिए या तो शेल्टर के लिए। मीन्स दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि राइजोबियम और फ्रैंकिया। देन नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मीन्स किसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव करना और उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करना, जैसे टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, कॉलरा हो गया। ये सब किससे होता है, पैरासाइट्स हमारी बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, वो सब क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर। उसके बाद है ऑटोट्रॉपिक को भी क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में, दैट इज कीमोऑटोट्रॉपिक एंड फोटोऑटोट्रॉपिक। कीमोऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है एनर्जी कम फॉर केमिकल रिएक्शन। क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब उनको उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसके बाद है फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना प्रोसेस करने के लिए। कुछ कैसे होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे डिपेंडेंट होता है साइनोबैक्टीरिया, इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके क्या करेगा, उसके अंदर और भी जितने भी प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस होंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया। ये तो हो गया न्यूट्रिशन की बात कि बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। बट याद रखना कि ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मीन्स अपना फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमने बैक्टीरिया के अंदर देख लिया कि किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया के अंदर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी तब उसके अंदर क्या होगा, फिजन होगा, मीन्स उनके अंदर तब बाइनरी फिजन होगा। उसके बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की गई बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशन मिली है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है, बस बुक में नाम दे दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है, बट पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कंजक्शन, तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए इंटर फ्रॉम मीडियम। डीएनए इंटर करता है किसकी मदद से, किसी ना किसी मीडियम्स की मदद से। उसके बाद है कंजक्शन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या किया जाता है, वायरस की मदद से डीएनए इंटर इनटू बैक्टीरिया। वायरस की मदद से डीएनए किसमें इंटर करेगा, बैक्टीरिया में इंटर करेगा। हमने पूरा सिस्टमैटिक वे में स्टडी की। पहले हमने ये देखा कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया बिलोंग करता है, फिर ये देखा बैक्टीरिया कौन कौन से कंडीशन में सरवाइव करता है, उसका अनयूजुअल कंडीशन कौन है, उसका यूजुअल कंडीशन क्या है। फिर हम लोग ने उसके शेप के बारे में स्टडी किया, फिर न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया, फिर हम लोग ने रिप्रोडक्शन के बारे में भी स्टडी किया। अब हम आगे देखते हैं कि बैक्टीरिया से मीन्स मोनेरा से कौन कौन से एग्जाम्पल बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा,
बैक्टीरिया का दो एग्जाम्पल दिया गया बुक में, एक क्या है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा क्या है यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है यू बैक्टीरिया से सबसे अलग होता है। ये कैसा होता है, हार्श हैबिटेट, मीन्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकता है। क्यों सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि इसकी सेल वॉल जो होती हैं और बैक्टीरिया के कंपेरिजन में सबसे अलग होती हैं। इसमें 3 प्रकार के आता है। एक होता है जो मार्सी एरिया में सर्वाइव करता है उसे कहते हैं मिथेनोजेन, जो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करता है उसे कहते हैं हेलोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करता है उसे क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। मिथेनोजेन जैसे मिथानोबैक्टीरिया किसमें प्रेजेंट होता है, रुमिनेंट एनिमल्स। ये जो मिथेनोजेन के पास मिथानोबैक्टीरिया होता है, मिथेनोजेन से बहुत सारे रुमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है, जैसे काऊ और बफेलो, इन सब के गट में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है। जो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया, जिसमें बुक में लिखा गया है कि इसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और क्या बोल सकते हैं इसे, ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर होता है, जो इस टाइम का मॉडर्न बैक्टीरिया है उसके फीचर से ये क्या होता है, मैच होता है। यू बैक्टीरिया के अंदर आता है सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। हैबिटेट, यू बैक्टीरिया कौन कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करता है और मैराइन वाटर में भी सर्वाइव करता है। इसके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। बहुत बार नीट के पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट एक प्रकार की स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और ये क्या करते हैं, वाटर ब्लूम भी कॉज करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना और स्पारुलिना। ये क्या होता है, ये तीनों जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं और डीकंपोजर की तरह भी एक्ट करते हैं। कुछ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत सारे सब्सटेंस के फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ साथ में रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। मींस बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिसको वो क्या करते हैं, दोबारा से रिसाइकल करते हैं। उसके बाद एक नाम दिया गया एनसीईआरटी में, माइकोप्लाज्म। बहुत बार पेपर में माइकोप्लाज्म के बारे में पूछा गया। माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सबसे छोटा लिविंग सेल है। ये क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और प्लांट और एनिमल के ऊपर दोनों पैथोजेनिक होता है। माइकोप्लाज्म जो होता है वो प्लांट के ऊपर भी और एनिमल के ऊपर, दोनों के ऊपर कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है, सबसे छोटा होता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर के बारे में। प्रोटिस्टा कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के पास प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते उनको किसके अंदर रख दिया गया था, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। फीचर क्या क्या है प्रोटिस्टा का, सबसे पहला फीचर उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एक्वेटिक होगा और क्या होगा, यूनिसेलर यूकैरियोट्स। देन किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था, कुछ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कुछ कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक, कुछ कैसे होते हैं हेटरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाना बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, और सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड को टेक आउट करने के लिए। फोटोसिंथेटिक कौन कौन सा होता है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स और यूक्लिनॉइड। ये तीन कैसे होते हैं, ये तीन अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक कौन कौन सा है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट और यूक्लिनॉइड। देन नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है उसे कहते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड। देन नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक जो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, दैट इज प्रोटोजोआ। अब एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे।
हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि किनका हैबिटेट क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, कि जैसे सपोज कभी भी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम उसके क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट और यूक्लिनोइड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं फोटोसिंथेटिक। देखते हैं क्राइसोफाइट्स में बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए। कौन कौन सा, डाई एटम बोलो या डसमेट या गोल्डन एल्गी, दोनों एक ही नाम है, ये दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब इनका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। किस में सर्वाइव करते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में। बट ये जो डायनोफ्लैजेलेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाया जाता है, और यूक्लिनोइड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। बट ये जो क्राइसोफाइट्स होता है ये दोनों वाटर में, मैराइन में भी सर्वाइव करता है, फ्रेश वाटर में भी। डायनोफ्लैजेलेट सिर्फ और सिर्फ मैराइन में, यूक्लिनोइड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। अब इस तरीके से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है, और डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यूक्लिनोइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया है। अब इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल इसकी किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से और सिलिका से बनी हुई होती है। क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है। ये सोप केस ओवरलैपिंग क्यों बोला गया, बुक में लिखा गया सोप बॉक्स का फॉर्मेशन करते। ये जो दोनों की एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती है, क्या हो रहा है, कुछ सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए बोला जाता है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। उसके बाद ये जो डायनोफ्लैजेलेट होता है इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, ये कैसी होती है, स्ट्रिप होती है और सेलुलोज प्लेट का फॉर्मेशन करती है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर। ऊपर वाला लॉन्गिट्यूडनल, नीचे वाला ट्रांसवर्स ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट इज यूक्लिनोइड। यूक्लिनोइड के पास इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखो इन दोनों के पास सेल वॉल पाई जाती है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज और सिलिका से। डायनोसेफ्लॉन की फ्लैजेलेट की सेल वॉल किससे बनी होती है, स्ट्रिप होती है और सेलुलोज प्लेट से बनी हुई होती है, जबकि यूक्लिनोइड के पास सेल वॉल ही नहीं पाई जाती है। इसके पास एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते। क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते। क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें जो डायटम्स होता है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, स्ट्रिप होती है, इनडिस्ट्रिक्जेबल होती, कलेक्ट एट द बॉटम, मीन्स प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है, और जिसकी वजह से जो है वो ओशियन की सरफेस पे मीन्स बॉटम रीजन में जाके कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो जाके वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है तो वो क्या कर लेती है, डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। देखो डाई एटम्स ही बनाते हैं डाई एटोमियस अर्थ, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, डाई एटोमियस अर्थ। और इनका सरफेस कैसा होता है, ये नेचर में कैसे होते हैं, ड्यू टू रफ सरफेस की वजह से इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पॉलिशिंग में किया जाता है, सिरप में किया जाता है और फिल्ट्रेशन में भी किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ओशियन में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। क्राइसोफाइट्स को क्या बोला जाता है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। देन नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट में क्या दिया गया है, ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका एग्जाम्पल है गोनुलैक्स। गोनुलैक्स क्या करता है, ये बहुत ही फास्ट डिवाइड करता है, जिसकी वजह से वाटर को क्या कर देता है, रेड बना देता है। जब और ये टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और वाटर को क्या कर दे रहा है, रेड बना दे रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो फिश रहती है वो हार्म हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, किल हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज यूक्लिनोइड। यूक्लिनोइड ज़्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करता है, बट अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो प्रीडिएटर की तरह एक्ट करेगा और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर लेगा और उसको खा लेगा। मींस सनलाइट की प्रेजेंस में यूक्लिनोइड कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, हेटरोट्रॉपिक की तरह एक्ट करते हैं।
देन नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कहाँ सर्वाइव करता है? दे आर जनरली ग्रोइंग ऑन द डिकेइंग ट्विंग्स। ये क्या होता है? ये प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उस पे क्या करता है? ये सर्वाइव करता है। देन अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। ये सूटेबल कंडीशन में, ये पेपर में पूछा था सूटेबल कंडीशन में किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है और अनसूटेबल कंडीशन में किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो ये सूटेबल कंडीशन में क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है और यही प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और उसके बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब जब इसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। जब इसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये डिफ्रेंशिएट होता है और क्या करता है? एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इसके पास छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी टिप पे। उसके बाद इस स्पोर का नेचर कैसा होता है? इस स्पोर के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। इस स्पोर के पास क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। फिर ये स्पोर जो होता है ये एयर करंट में डिस्पर्स होता है, फिर इसी स्पोर से एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो सूटेबल कंडीशन में क्या बना रहा है? सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहा है। अनसूटेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम जो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और उस फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर का नेचर कैसा होता है? ये ट्रू वॉल होता है और फिर ये एयर में डिस्पर्स होता है, फिर एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। Then next is protozoa. They are heterotrophs and live as predator. ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह सर्वाइव करते हैं। 4 ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा होता है सिलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोअन। ये 4 ग्रुप होते हैं। किसके होते हैं? प्रोटोजोआ के होते हैं। अब ये अमीबॉइड क्या होता है? अमीबॉइड फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है, मैराइन वाटर में सर्वाइव करता है और कैसा होता है? नेचर में टेरेस्ट्रियल होता है। देन दे कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीड। ये अपने फूड को कैप्चर करते अमीबॉइड किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से, जिसे और क्या बोलते हैं? फॉल्स फीड बोलते हैं। एग्जाम्पल इज इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा एग्जाम्पल इसका? इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देन नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है इसके फ्लैजिलेटेड मीन्स नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके पास। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज कॉज होती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से होता है। देन नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड हैव 1000 ऑफ सीलिया। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करता है? सीलिया इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला और सीलिया दोनों क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वाटर लेडन फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ। ये जैसे खाना इनका जो होता है ये पानी के द्वारा ही जाता है और इनके पास मतलब इनके यहीं पे फूड माउथ ओपन होता है और उसी में एंटर कर जाता है, इसलिए लिखा है वाटर लेडन फूड मीन्स पानी के साथ ही इनका फूड भी जाता है। उसके बाद है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पोर स्टेज इन लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? ये जो स्पोर होता है यही तो इंटर करता है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया डिजीज कॉज करता है और ये किसके फॉर्म में इंटर करता है? स्पोरोजोअन्स मीन्स स्पोर के फॉर्म में ही इंटर करता है ऑर्गेनिज्म में। और ये स्पोर किसके अंदर स्टोर रहता है? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में।